डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस चीज़ को लेकर आपके मन में एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है, आप लोग मैसेज कर रहे थे कि सर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए अब क्या रणनीति होनी चाहिए, है ना। क्योंकि खास करके वो लोग और भी परेशान हैं जिनका 2024 में 1 या 2 नंबर से रह गया है या असफलता हाथ लगी है। ऐसी सिचुएशन में एक बेहतरीन रणनीति जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम एक बेहतर स्ट्रेटजी बना के काम नहीं करते हैं तो रिज़ल्ट हमारा बदलता नहीं है। अगर आप चाहते हो कि अगले साल आपका रिज़ल्ट जो है चेंज हो जाए, अगर आप चाहते हो कि अगले साल आपको इस पीड़ा से ना गुजरना पड़े, है ना, ये सब चीज़ों को आपको फेस ना करना पड़े, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से आप लोग सुन लेना। जो भी चीज़ें हम आपको बोलने वाले हैं उस पर लगातार जो है अपना कंसिस्टेंट तरीके से एफर्ट करना, और सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हो तो इस चीज़ की मेरी गारंटी है कि आपको अगली बार निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा, है ना। हम लोग डिटेल में थोड़ी सी इसको लेकर बात करने वाले हैं। सबसे पहले इस तारीख को देखो आप, ठीक है। 25 मई 2025 को आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होना है, तो 25-25 सेम है, सबसे पहली चीज़। दूसरा, जब आप एग्जामिनेशन हॉल से इसी तरह से पेपर देके बाहर आ रहे होंगे ना, तब आपके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, है ना, आपके चेहरे खुश होने चाहिए। वो तब हो पाएंगे जब आप एक बेहतर रणनीति से के माध्यम से एक लगातार कंसिस्टेंट एफर्ट करते हुए, मेहनत करते हुए आप अपने जो एफर्ट्स हैं उनको सही दिशा दिखाओगे और सही जगह पर पहुंचाओगे। हालांकि विदाउट डायरेक्शन जो है चीज़ें हमेशा निशाना चूकता ही है, इसीलिए मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बता दूंगा जिस पे आप लोगों को काम करना है और एक कंप्लीट स्ट्रेटजी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो इस तारीख को आपको कभी नहीं भूलना है। अगले साल में कोई भी ऐसा दिन नहीं जाना चाहिए जब ये तारीख आपको याद ना रहे। उठते बैठते सोते जागते 25 मई को नहीं भूलना है, बट इस चीज़ को लेकर अपने माइंड पे स्ट्रेस क्रिएट नहीं होने देना है ना। बिना तनाव के, बिना एकदम चिल होके तैयारी करनी है। अगर आप जो चीज़ें हम बोल रहे हैं उसको अगर आप कर लेते हैं तो आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले डिफरेंस देख लो, प्लानिंग और स्ट्रेटजी के अंदर में क्या डिफरेंस होता है। देखो, इसको बोलते हैं योजना, इसको बोलते हैं रणनीति हिंदी में, है ना। अब योजना का मतलब क्या होता है, कुछ सी चीज़ के लिए कुछ प्लान बनाना, है ना। सोच के देखिए, अगर हमने ये प्लान बनाया कि हमें ये तैयारी करनी है, चीज़ें करनी है, प्लान कई बार असफल भी हो सकता है, प्लान में हार भी हो सकती है। ये सबसे बड़ा मैटर जो है इसके अंदर देखने को मिलता है। लेकिन रणनीति जो है ना, वो कंपटीशन फैक्टर को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। आप कभी भी देखिएगा, जो आर्मी है ना, आर्मी वो ये सोचकर प्लानिंग नहीं करती है कि हम जीत जाएं हार जाएं, दोनों में से कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं है। आर्मी प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाती है, क्यों, कि हर हाल में हमें जीतना है, हर हाल में हमें जो है इस युद्ध को जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इवन परिणाम कुछ भी हो, लेकिन अपनी तरफ से बेस्ट देने का प्रयास किया जाता है ना। तो रणनीति वो होती है, स्ट्रेटजी वो होती है जिसके अंदर हार की बात नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ जीत को लेकर बातें की जाती है, जिसके अंदर प्रतिस्पर्धी जो कारक है वो लगातार काम करता है। कंपटीशन फैक्टर को ध्यान में रखकर उस चीज़ को तैयार किया जाता है। आपको हर हाल में अगले साल जीतना है, इसीलिए आपको प्लानिंग नहीं रणनीति बनानी होगी। वो रणनीति क्या है, इसको लेकर हम लोग गहराई से अब चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ समझो, देखो, कुछ लोगों के जो पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि क्या छोड़ देना चाहिए, किसके कितने एफर्ट हो चुके हैं, देखो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये मान रहा हूँ कि सबसे पहले अपने माइंड को एक मैसेज दें कि आप जीरो पर हैं। अगर आपके मन में ये है कि मैंने इतना पढ़ लिया है, मेरे 70 नंबर थे, मेरे 80 नंबर थे, मेरे 90 नंबर थे, ये सब चीज़ें देखो, इसको छोड़ दो। पॉजिटिव हैं, अच्छी बात है कि आपके इतने मार्क्स थे, लेकिन एक सच्चाई सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लिस्ट में नहीं हो, है ना। थोड़ा सा पेनफुल बात है, लेकिन आपको इसको स्वीकार तो करना ही पड़ेगा ना। आप लिस्ट में नहीं हो, लिस्ट से बाहर हो, इसका मतलब, इसका कोई भी मतलब नहीं रह गया है। तो आप अगर अपने आप को जीरो मानते हो और फिर से एक फ्रेश तैयारी करते हो ना, तो आपकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि अगले साल आप निकल जाओ। वरना लोग पता क्या करेंगे कि 70-80 नंबर तो आ गए थे, 10 नंबर के लिए और काम करना है, अभी 2-4 महीने 6 महीने कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर करते रहेंगे, वीडियोस देखते रहेंगे, 50 तरह के चैनल्स को सुनते रहेंगे, टॉपर्स की स्ट्रेटेजी देखेंगे, ये सब चीज़ों में करते करते 4-5 महीने बर्बाद करके फिर उसके बाद में एक डबल प्रेशर से फिर से तैयारी करेंगे और फिर अंत में नतीजा सेम रहेगा, फेलियर। तो आपको सबसे पहले अपने माइंड को कहना है कि देखो, मुझे नहीं आता है, इसलिए मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला है, सबसे पहली चीज़। तो अब जो बंदा जीरो पे होता है उसको क्या करना होता है, एक और चीज़ मान लो
ठीक है। अगर आपके जो कट ऑफ मैं कह रहा हूँ 85 से 90 के बीच में मान लो रहा है ना, चलो 95 भी मान लो कि इसके बीच में भी है, क्या है, कुछ भी नहीं है ये तो, है ना, 200 में से इतने नंबर तो कुछ भी नहीं है ना। और अगर आपका स्कोर इसके बीच में नहीं रहा है, इसका मतलब सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि आपका बेसिक जो है वो क्लियर नहीं, आपका फाउंडेशन जो है, नींव जो है वो आपकी तैयार नहीं। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो नींव तैयार करने के लिए सबसे बेहतरीन किताबें क्या है, ऑथेंटिक सोर्स क्या है, एनसीईआरटी। सिर्फ इस चीज़ को बताने के लिए ये पीछे 4-5 मिनट मैंने आपसे बात की है, एनसीईआरटी से बेहतर कोई सोर्स नहीं। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अगले 3 महीने तक, नेक्स्ट 3 मंथ, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। और कितनी बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है। अगर आपके पास एनसीईआरटी की लिस्ट नहीं, हम टेलीग्राम में शेयर कर देंगे, या फिर एक वीडियो हमने इसको लेकर बना रखी है, उसका लिंक जो है जब आप वीडियो खत्म होगी ना तो उसके साइड में आपको बॉक्स में वो दिखने लगेगी, लास्ट में वो वीडियो दिखने लगेगी। आप क्लिक करके उस वीडियो से वो लिस्ट देख लेना कि एनसीईआरटी की कौन कौन सी लिस्ट आपको या कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी। लगभग 35 से 40 किताब है ना, उसमें भी मैंने सेलेक्टेड निकाल के रख दी हैं। वो किताबें आपको पढ़ना है और कम से कम 3 बार पढ़ना है। एक चीज़ समझ लीजिएगा, अगर अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझ के आप ये सोचें कि सर मैंने तो पढ़ रखा है, सर तो ऐसे ही बोल रहे हैं 3 बार 1 बार पढ़ लेंगे बहुत है, अगर दिमाग ज़्यादा चलाना है ना तो फिर नतीजे के लिए भी तैयार रहो। अगले साल सेम नतीजा रहेगा और अगले साल सेम आंखों में आंसू ही रहेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लगभग जो हम आपको बता रहे हैं वो एक लंबे एक्सपीरियंस के माध्यम से बता रहे हैं, जो कह रहे हैं बस फॉलो कर लीजिए। 3 बार कम से कम आपको एनसीईआरटी की किताबों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहला काम जो आपको करना है, अगर आपने इतना कर लिया 30 से 35% की तैयारी आपकी बेहतरीन हो जाएगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं रहेगी। और जो बच्चा इस स्टेज को स्किप करेगा वो फिर से अगले साल फेलियर होगा, ये बात मैं आपको लिख के भी देने के लिए तैयार हूँ। दूसरा स्टेप क्या है, जैसे कोई सब्जेक्ट है, जैसे पॉलिटी है ना, इसके अंदर हम लक्ष्मीकांत की किताब को देखते हैं। अगर हिस्ट्री है, स्पेक्ट्रम की किताब को हम लोग देखते हैं, है ना। तो जो भी एडवांस, कोई एक किताब उठाओ, 10 किताबों के पीछे नहीं भागना है, कोई एक किताब उठाओ, इसको कम से कम 3 बार पढ़ो। अब आपको कहोगे कि सर लक्ष्मीकांत में कई बार सवाल नहीं, सारा पेपर इस बार उठा के देख लो। एनसीईआरटी से ही बाहर नहीं है तो लक्ष्मीकांत की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है, एनसीईआरटी से ही सारा पेपर सॉल्व हो रहा है। अगर किसी ने पढ़ा है तो उसको पता है, जिसने नहीं पढ़ा है वो हवाबाजी में कुछ भी बोलता रहे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ लो। स्पेक्ट्रम जो है आपको हिस्ट्री में पढ़नी है। ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी आपको हिस्ट्री में पढ़नी है, इसको मिस मत करिएगा। बहुत बेहतरीन किताबें हैं, बार बार पेपर उसी से पूछा जा रहा है। तो दूसरा कदम आपका होना चाहिए हिस्ट्री के अंदर। जैसे ज्योग्राफी में आप एनसीईआरटी को स्किप नहीं कर सकते हो। एनसीईआरटी को फिर से वही बात 3 बार पढ़ना है। 6 से 12th क्लास की एनसीईआरटी को, न्यू एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और साथ में कोई भी माजिद हुसैन की किताब ले लो, सविंदर सिंह की किताब है वो भी ले लो, जो आप लेना चाहो उस किताब को साथ में लेके कोई एक एडवांस किताब को 2 से 3 बार पढ़ना है। अपना बेसिक बेहतरीन करना है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अब देखो कई बार होता है किताब से कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेते हो, कई बार आपको समझाने से चीज़ें समझ में आती हैं। अगर आप चाहते हो कि सारी ही तैयारी आप मेरे अंडर करो, है ना, मैं आपको ये नहीं कह रहा मैं ही सब कुछ हूँ, पर फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि मेरी पढ़ाई चीज़ें आपको समझ में आती हैं तो आप डिलाइट आईएएस के मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ सकते हो। ये नाम का मेंटरशिप प्रोग्राम है, ये फाउंडेशन प्रोग्राम है ना। हर एक सब्जेक्ट हम खुद पढ़ाते हैं। सबसे बड़ी चिंता बच्चों की यही होती है कि सर कोई अदर सब्जेक्ट या अदर टीचर नहीं पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ाएगा, सारे सब्जेक्ट हम खुद ही पढ़ाएंगे। करंट अफेयर भी हम खुद ही कराएंगे, ठीक है। तो जितना ऑप्शनल और मैथ रीजनिंग का सेगमेंट छोड़ के और इवन सीसेट को लेकर एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी कॉम्प्रिहेंशन हम खुद ही कराते हैं। इन 2 सेगमेंट को छोड़कर कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी मेंटरशिप प्रोग्राम में हम कराएंगे। अगर आप चाहते हो कि कॉन्सेप्ट समझ के आपको करना है, इस ट्यूसडे से, नेक्स्ट वीक में जो ट्यूसडे आने वाला है उससे मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू हो रहा है। आप अपना इनरोलमेंट जो है मुझे मैसेज करके करवा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है उसके बाद क्या करना है ना, जैसे एनवायरनमेंट को लेकर कोई एक किताब पढ़ लो। जैसे 12th क्लास की लास्ट के 5-6 चैप्टर हैं एनसीईआरटी के बायो के, वो आपको पढ़ लेने चाहिए एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई एक किताब उठा के पढ़ लो, किसी भी संस्थान की है या जो भी चीज़ है, कोई एक एडवांस किताब इसकी भी रखो और इसको पढ़ लो। करंट अफेयर को लेकर क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। करंट अफेयर को लेकर जैसे इकॉनमी की बात अगर मैं आपको बताऊं, देखो इकॉनमी में हमने जो नोट्स करवा रखे हैं, क्लासेस में भी लिखवा रखे हैं और नोट्स देते भी हैं। जो मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करता है उसको भेजते भी हैं नोट्स। तो उस नोट्स को अगर आप पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ उसी में से सारा पेपर बन जाएगा। लेकिन इवन जो मेंटरशिप प्रोग्राम में होते हैं उनके लिए अलग से भी चीज़ें हम लोग करते हैं। खैर, इकॉनमी को आपको 9 से 12 किताब के जो 12 तक की एनसीईआरटी है उसको आपको पहले अच्छे से पढ़ना है। फिर कोई एक किताब आप रमेश सिंह पढ़ सकते हो, लाल एंड लाल को मत पढ़ना, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट और तकनीकी शब्दावली है। किसी के नोट्स अगर आपको मान लो यहाँ नहीं करना है, कहीं और करना है, कोई भी एक प्रिंटेड नोट्स उठा लीजिएगा, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिएगा, मल्टीपल टाइम।
अच्छा, अब जो आता है इन सब चीज़ों में करंट अफेयर को कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, करंट अफेयर अगर आप करते हो, जैसे करंट अफेयर के लिए मैं आपको एक चीज़ बार बार कहता हूँ कि देखो लेटेस्ट 12 महीने का तो करना ही है, उससे पिछले 24 महीने का भी करंट अफेयर आपको करना है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर अगर आप करते हो तो इसको करने के लिए देखो, एक तो मंथली मैगजीन तो आप पढ़ते ही रहो, है ना, मंथली मैगजीन आप करते रहो। न्यूज़पेपर दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण एक आता है ना, दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, इससे फैक्ट लो, इसका एडिटोरियल मत पढ़ना, इससे सिर्फ फैक्ट लो, क्या हो रहा है न्यूज़ में, पीएम मोदी कहाँ गए हैं, कौन सा समझौता हुआ, ये सब चीज़ें। लेकिन मंथली मैगजीन आपको उस चीज़ को भरपाई कर देगी जो इसके अंदर एडिटोरियल वाला सेगमेंट है ना। अगर कोई बच्चा इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शनल को एक काम करिएगा, फरवरी तक ऑप्शनल कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना, विद नोट्स। अगर आपको चीज़ें बेटर करनी है, फरवरी तक आपको आपका ऑप्शनल प्रिपेयर हो जाना चाहिए, सारे मेंस के नोट्स प्रिपेयर हो जाने चाहिए, तभी जाके चीज़ें अगले साल के लिए बेटर हो पाएंगी, है ना। डिलाइट आईएएस पर मेंस के एक एक छोटे छोटे जो सब्जेक्ट हैं, इंडियन सोसाइटी है, आईआर है, एसए है, इन सब चीज़ों को लेकर जल्दी से कोर्स आने वाले हैं। आप लोग उसको ज्वाइन करके भी लगातार जो है अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, एक बेहतरीन स्ट्रेटजी ये है, सबसे पहले एनसीईआरटी पे काम करो, उसके बाद में एडवांस किताबों पे काम करो, उसके बाद में करंट अफेयर पे काम करो, और साथ में सीसेट को मत छोड़ना, है ना। एक चीज़ मेरी समझ लीजिएगा, प्रीलिम्स के लिए रुकिएगा मत। प्रीलिम्स अब ऐसा हो चुका है जिसके लिए 12 महीने के 12 महीने तैयारी करने की ज़रूरत पड़ती है। मेरी इस बात को दिमाग में डाल लेना। अगर कोई टॉपर्स कहे कि फरवरी तक सिर्फ मेंस करो बाद में लगो, तो फिर से फेल हो गए। अभी से डेली चाहे कम टाइम दो, 1-2 घंटे दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी से काम करना होगा। सीसेट के लिए अगर कोई कहे कि 6 महीने लास्ट के कर लेना, नो, 12 महीने कंसिस्टेंट सीसेट के लिए एफर्ट करना होगा। ये मेरी दोनों चीज़ें अपने दिमाग में डाल के रख लीजिएगा। चाहे आधा घंटा ही दो, चाहे 30 मिनट ही डेली दो, बट देना तो 11 से 12 महीने लगातार होगा। अगर आपको आता है सीसेट तब भी, अगर आपको नहीं आता है तब भी, दोनों कंडीशन तभी क्वालिफाई हो पाएगा। वरना इस बार इतने सारे नाम हैं मेरे पास जो सीसेट में फिर से बाहर हुए हैं, किसी के 65, किसी के 64, किसी के 63, इसी रेंज में बच्चे बाहर हो रहे हैं। तो आप उस चीज़ को मत फेस करिएगा। अगर जीएस में बेहतर नंबर हैं और सीसेट में अच्छा नहीं, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है पेन होगा, बहुत ज़्यादा दुख होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ों पर आप लोग काम कर सकते हैं। अगर फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर खुद से तैयारी नहीं होती है, मैं कोई ऐड नहीं कर रहा, कुछ नहीं कह रहा, आपका अपना डिसीजन है, बिल्कुल मत सोचना इस वीडियो में हम मेंटरशिप प्रोग्राम को लेकर इसलिए कह रहा हूं कि अगर देखो अल्टीमेटली अभी आपके लिए सबसे बड़ा टारगेट क्या है, आपका सिलेक्शन है ना। तो उस सिलेक्शन के लिए तो आपको एक चीज़ बताओ, अगर सर पे कोई होगा ही नहीं, अगर कोई देखने वाला, क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, आंसर सही लिख रहे हो, गलत लिख रहे हो, कॉन्सेप्ट सच में हिस्ट्री में क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट सच में पॉलिटी में क्लियर हैं, ज्योग्राफी में क्लियर, कौन बताएगा आपको। सबसे बड़ा सवाल ये है, पर्सनल मेंटरशिप मिल नहीं रही है, ठीक है, और अल्टीमेटली हम रिजल्ट पे काम करते हैं। अगर आपने यही सब द्वंद्व में रह गए, ये हो गया वो हो गया, नहीं ज्वाइन करना है, ऐसे ही पढ़ लेंगे, यूट्यूब से कर लेंगे, वो कर लेंगे, नतीजा सेम रहेगा, फिर उसके लिए तैयार रहिएगा। चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। हाँ, जिन बच्चों की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, नहीं बिल्कुल भी फाइनेंशियल कंडीशन बेटर नहीं है और उनको चाहिए ऐसे ही, तो उसके लिए मैंने एक बेहतर स्ट्रेटजी आपको बता दी है। अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हैं और आपके अंदर एक सीरियसनेस है कि नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आपको इशू नहीं। बट अगर कोई थोड़ा बहुत भी कैपेबल है चीज़ों को लेकर, तो इस चीज़ का रिस्क मत लीजिएगा अगले साल फिर, वरना सेम चीज़ें सेम रिजल्ट रहेगा। और अगर 2025 में मिस होते हो तो फिर 2026 में कहानी जाएगी और उसका रिजल्ट जो है 2027 में आएगा। तो अगर आप 2 से 3 साल ख़राब करने के लिए तैयार हैं तो फिर जो मर्जी आप करें, वरना मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, आपके लिए एक बेहतर चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, हम लोग बहुत अच्छे से इसको कर लेंगे। 1971811284, इसके तहत आप लोग जो है कांटेक्ट करके, मैसेज करके, व्हाट्सअप करके, जो भी आप बात करना चाहो कर लो, डिस्कस कर लो, जैसा होगा आपके लिए सूटेबल प्लान मैं बता दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।